नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको कहा भी था, कल ही हमने मैसेज डाला था कि नोटिफिकेशन पिछले कल या आज आ सकती हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो वैसा ही हुआ, नोटिफिकेशन आज हमारे सामने है। तो जल्दी से नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना चाहिए, जिससे हमारी तैयारी काफ़ी स्मूथली हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी HPAS जो आपकी SDM की जो पोस्ट रहती हैं, वो टोटल 4 पोस्ट हैं। UR की आपकी एक है, SD की एक है, और एक UR बैकलॉग है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड की है, और एक SC एक्स सर्विसमैन की है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक या दो तीन कम से कम पोस्ट हो तो कंपटीशन भी अच्छा रहता है। चलिए, ये सब सरकार के हाथों में है। नेक्स्ट बात करते हैं BDO की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। 10 पोस्ट हैं, UR की 5 पोस्ट हैं, और ST की भी एक है, OBC की 2 है, EWS की एक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है BDO के अंदर। UR की 5 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे सरकार ने हमें संतुष्ट किया है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर की, एक ही पोस्ट है इसमें, और ये जो पोस्ट है ये भी EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर गैजेट, ये है फूड एंड सिविल सप्लाई में। इसकी एक ही पोस्ट है, और वो भी आपकी UR है, लेकिन वो विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। बात करते हैं तहसीलदार की, ये जो ग्रुप B की आपकी पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट हैं, और UR की 3 पोस्ट हैं। तो कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख ही सकते हैं। जो मोटा मोटा मुझे अभी याद है, तो इसमें UR की आपकी टोटल आपकी 9 पोस्ट बनती हैं, और फिर आपकी ST कैटेगरी की शायद 4 है, और SC कैटेगरी में सबसे निराशाजनक इसमें केवल एक ही पोस्ट है। तो देखिए, ये पोस्ट अभी बढ़ भी सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी बढ़ने की। तो बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट अभी और आ सकती हैं। तो एक है ETO की पोस्ट। ETO की 13 पोस्ट थी, जो कैबिनेट से पास हो चुकी थी, और वो कमीशन भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं गई है। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न है कि इसका जो काडर है इसको रिव्यू किया जा सकता है। जैसे जो ETO है, इसका जो पे बैंड है, उसमें पे बैंड मैट्रिक्स में इसको एक लेवल नीचे कर सकते हैं, और ये भी ग्रुप A में आती है, तो इसको तहसीलदार के साथ ग्रुप B में मर्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक ग्रुप B पोस्ट बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ETO की 13 पोस्ट कैबिनेट ने पास करी थी। सरकार के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच है, तो मे बी वो 13 से हटा के उसको कम कर दे, 10 11 या 8 5 5 6 7 कुछ भी फिगर हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आशा की जा सकती है कि जो ETO की जो पोस्ट आने वाली हैं, वो इसी जो HPS 2026 की जो रिक्रूटमेंट है, उसी के अंडर होनी चाहिए। बाकी बातें भविष्य के गर्भ में हैं। और बात करते हैं DSP की। तो अभी के लिए तो कमीशन के पास DSP की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी नेक्स्ट कैबिनेट में ये पोस्ट पास हो जाए, और ये भी आपको एडेंडम के थ्रू HPS में ऐड हो सकती है। और बात करते हैं ARCS की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसकी आई थिंक 2 पोस्ट थी जो कैबिनेट से पास हो चुकी थी, लेकिन ये अभी तक कमीशन को नहीं गई है। तो मे भी हो सकता है ये भी ऐड हो जाए। तो आप मान कर चल सकते हैं, अगर ETO की बेशक इसका मैट्रिक्स अगर डाउनग्रेड करते हैं, तो अगर 13 की 13 पोस्ट भेजी जाती है, तो इसका जो ब्रेकअप है, 13 पोस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। तो उसमें से जितना मुझे याद आ रहा है, तो इसमें शायद 4 जो पोस्ट हैं वो UR कैटेगरी में बढ़ जाएगी। तो UR की आपकी 9 प्लस 4 आपकी 13 पोस्ट हो जाएगी। बाकी DSP का अभी जो रोस्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था सब एडवर्टीज़मेंट के बारे में, ये थी इसकी पोस्ट की चर्चा। तो हो सकता है ETO की ना ही आए। तो अभी के लिए आप सभी से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप पोस्ट का खेल अब छोड़ दीजिए। जितने भी पोस्ट हैं ठीक हैं। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि जब आपको भगवान ने देना है ना, तो उस दिन अगर एक पोस्ट भी होगी ना, तो वो एक पोस्ट आपको मिल के रहेगी। और जब नहीं देना है ना भगवान ने आपको, तो उस दिन 15 पोस्ट भी होगी ना, तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अपने कर्म पर विश्वास रखिए, नसीब में जो होगा, आपकी मेहनत जो डिज़र्व करती होगी, वो पोस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस बात से घबराना नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे, हमें मैसेज भी आया था SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे कि हमारी तो एक ही पोस्ट है, तो हम क्या करें। तो आपने पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। तो हो सकता है भी बढ़ जाए, ETO में भी 1 2 पोस्ट हैं, वो भी आ सकती हैं, और भी 1 2 ARCS में आए, मे बी DSP में आ जाए।
तो अभी के लिए ये कि आप अपनी तैयारी रखो, निष्काम कर्म करते जाओ। एचएस तो है ही, इसके बाद जो आपका एलाइड का एग्ज़ाम है वो भी आपका कभी भी आ सकता है। इसके बाद उसकी नोटिफिकेशन पक्का से आने वाली है। एचएस के बाद वो एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है। अब बात करते हैं कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना चाहिए। देखिए, अभी इस बार का जो है उसमें काफ़ी थोड़ी सी, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सीट्स कम हैं। तो अगर जनरल की ही बात करें तो लास्ट ईयर पहले के 15 के अराउंड पोस्ट थी, तो अभी यूआर की 9 पोस्ट है। तो एक पोस्ट पे 20 बच्चों को ये मेंस में लिखने के लिए बुलाते हैं। तो 9 सीट्स है, तो मान के चलीजिए आप 9 दूनी 18, 180 बच्चों को। वैसे तो टोटल तो 22 होंगे, मैं सिर्फ अभी यूआर की बात लेकर चल रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 180 टॉप 180 में आने के लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पिछली बार भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मार्क्स के अकॉर्डिंग एक पीडीएफ निकाली थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, यदि आपका जो रैंक था वो 800 में है या आप 500 में थे, तो आप लगा के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है टॉप 180 में आने के लिए। तो इसमें भी बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, तो उन सभी को आपको देख के चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने प्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, प्री को लाइटली मत लीजिए, बहुत बड़े बड़े सूरमा प्री में धराशायी हो जाते हैं। ये बात का घमंड बिल्कुल मत रखना कि मेरा तो लास्ट ईयर भी हो गया था, मैं तो 3 साल से निकाल रहा हूँ, तो मेरा इस साल भी हो जाएगा। हमने बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है, कभी सीसेट में, कभी जीएस में बहुत लोग धराशायी होते देखे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जो पिछले अटैम्प्ट में कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा लेते थे और उससे अगले अटैम्प्ट में कट ऑफ से 5 नंबर पीछे रह गए। तो आपने प्री को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करना है, देखिए उसके लिए हम एक और भी स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। जो आपके मदर सब्जेक्ट्स है आपने उनको स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, जैसे पॉलिटी है, तो एचएस में जो पॉलिटी है वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है, तो पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आती है एचपी में, हमारा जो एचपीएस का एग्ज़ाम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको स्पेक्ट्रम और ल्यूसेंट दोनों से पढ़कर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। इसमें कुछ रैंडम फैक्ट्स भी आते हैं, देखो सारे फैक्ट्स आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो हिस्ट्री के भी आपके वो मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। और बात करते हैं फिर आपके जो आपके जनरल साइंस वगैरह आती है, तो वो भी आपने किसी लूसेंट या आर्यन से पढ़ के उसको भी अच्छे से रट देना है। देखो, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये लड्डू क्वेश्चन होते हैं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, वो कभी लड्डू क्वेश्चन को गलत नहीं करता है। जो डिफरेंस में एक होता है वो होता है रैंडम क्वेश्चन से। अब रैंडम क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान ना हो, बेशक ना हो, उसको भी रैंडम क्वेश्चन नहीं आते। अगर पूछ लेंगे कि राजा जी पार्क जो नेशनल पार्क है वो कब, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो किसी को नहीं आता ये। तो वो तो वहाँ पे तुक्का ही मारता है सब, किसी का ठीक होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन जैसे जो ये बेसिक्स जो है ये आपकी गलत नहीं होने चाहिए। और बात आती है आपकी एच पी जी के की। देखिए, एच पी जी के वो नौका है ना जो आपको इस एच एस के सागर से पार लगाएगी। एच पी जी की आपने इतने अच्छे से करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एक गलत नहीं होना चाहिए। देखो, आप देखोगे, अगर आप कुछ टॉपर्स को देखोगे तो उनका स्कोर प्रीलिम्स में 135, कई बार तो 140 तक होता है। उनका क्यों होता है, जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना एच पी जी के वो उनके 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन सही होते हैं, और जो 2-3 होते हैं वो किसी के भी सही नहीं होते। तो यहाँ से बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी पर फोकस रहते हैं, तो वो लोग कहाँ लैग कर जाते हैं, वो एचपी में लैग करते हैं। एचपी आपको बहुत एज देगा, तो एचपी को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको ये लगता है कि मैं तो एचपी पढ़ ही लूँगा, मैं तो हिमाचल से इतनी जीके तो आती है, तो इस भरोसे में मत रहना। आज से ही अपना एचपी जीके स्ट्रॉन्ग करो। एचपी जीके के लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। तो सर्वे से आपके 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 भी कम भी हो सकते हैं। तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी जो रेफरेंस बुक है, कोई भी बुक है, जैसे आप या जोग्टा फॉलो करते हो, सिविल टैप की फॉलो करते हो, या बलोखरा फॉलो करते हो, कोई भी बुक है आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा करने हैं आपको PYQs प्लस टेस्ट सीरीज़। ये अगर आपने कर दिया तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में हम भी आपके लिए कभी कुछ टेस्ट लेकर आएंगे, कभी कुछ गाइडेंस के सेशन लेकर आएंगे,
तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, वैकेंसी की चिंता छोड़ दो, वो बातें आपके कंट्रोल से बाहर है। आपका जो फ़र्ज़ है एज एन एस्पिरेंट, आपका फ़र्ज़ है मेहनत करना। तो आज से ही जुट जाओ। चलो आज आप खुशी मना लो नोटिफिकेशन की, कल से आप जुट जाओ और वैकेंसीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो। और इस झंझट में टेलीग्राम में बेवजह बकैती करना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ऐड होगी वो ऐड होगी, इस झंझट से आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐड होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते फिर। तो ये सब टेलीग्राम का आप जो बहसबाजी है, ये बार बार कोई रैंडम इन्फो मिल रही है, कुछ मिल रही है, ये इन्फो की गेम्स छोड़ दीजिए, अपनी तैयारी में जुट जाइए। और यदि आप सच्चे मन से सच्चे दिल से तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता फिर। तो फिर आप लिस्ट में हो। चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आगे बात करेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।